नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज पर। दोस्तों आज टॉपिक है नाउन। इसके पहले भी वीडियो में नाउन ही चल रहा था, तो मैंने कुछ नियम आपसे बात किया था और जो नियम बचे हुए हैं चलिए हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसके आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो जो अपलोड नहीं हुई है वो अपलोड हो जाएगी। इसके पहले मैंने जो बता दिया था, जैसे मैंने बता दिया था कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनका कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे होंगे जो प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से मिलकर के बनाए होंगे। ठीक है, सॉरी, जो प्रीपोजिशन से मिलकर के जोड़े गए होंगे। ठीक है ना, तो उन कंपाउंड वर्ड का प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आने वाले नाउन का हम प्लूरल कर देते हैं, तो वो पूरे के पूरे कंपाउंड वर्ड का प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा है कि कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे होंगे, ठीक है ना, जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम संक्षेप रूप में काम करते हैं, यानी इनका जो प्लूरल है वो दोनों ही वर्ड्स का प्लूरल कर देने से वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा वर्ड प्लूरल हो जाता है। तो देखिए हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे जिनका प्रिंसिपल वर्ड या रूट वर्ड कहा जा रहा है। देखिए, प्रिंसिपल, मेन या रूट वर्ड कहा जा रहा है। तो प्रिंसिपल वर्ड या रूट वर्ड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड होता है जो मेन वर्ड होता है। ठीक है ना, जो मुख्य शब्द होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, या तो प्रीफिक्स या तो सफिक्स जोड़ते हैं। ठीक है, या तो सफिक्स जोड़ते हैं और या तो क्या जोड़ते हैं, प्रीफिक्स जोड़ते हैं। ठीक है, या तो प्रीफिक्स जोड़ते हैं। तो जिस मुख्य शब्द में जोड़ते हैं उसी को हम रूट वर्ड या मुख्य शब्द कहते हैं। ठीक है ना, तो अब कह रहा है नियम में कि कुछ कंपाउंड वर्ड जिनका प्लूरल हम दोनों शब्दों के प्लूरल करने से करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि गवर्नर जनरल। ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल में हम गवर्नर का भी हम प्लूरल करेंगे। देखिए, इसका भी प्लूरल करके हम प्लूरल बना सकते हैं इसका, और या इसका भी हम प्लूरल करके प्लूरल बना सकते हैं। यानी इन दोनों वर्ड्स में किसी का भी प्लूरल अगर हम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है गवर्नर जनरल्स लिखा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर यस लगा हुआ है। तो हमने क्या किया है, बाद वाले शब्द का क्या किया है, प्लूरल किया है। तो ये पूरा का पूरा वर्ड क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है, सिंगुलर से क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। और दूसरे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर लिखा है गवर्नर जनरल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने पहले वाले वर्ड का क्या किया है, प्लूरल किया है। तो पूरा का पूरा वर्ड किस में बदल गया है, सिंगुलर से प्लूरल में बदल गया है। उसी तरह से क्या है, एटॉर्नी जनरल। ठीक है ना, तो एटॉर्नी जनरल में हम दोनों का प्लूरल कर सकते हैं। जैसे एटॉर्नी का भी हम प्लूरल कर सकते हैं और जनरल का भी प्लूरल कर सकते हैं, अलग अलग। ठीक है ना, तो जब हम एटॉर्नी का प्लूरल करेंगे तो जनरल का प्लूरल उस समय नहीं करेंगे, लेकिन जब हम जनरल का प्लूरल करेंगे तो एटॉर्नी का प्लूरल नहीं करेंगे। यानी जब भी हमको करना है इनका एक ही मुख्य शब्द का हमको प्लूरल करना है, तब वो सिंगुलर से किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। तो देखिए लिखा है एटॉर्नी जनरल। तो एटॉर्नी जनरल में हमने क्या लिखा कि एटॉर्नी को ऐसे रहने दिया, और एटॉर्नी को रहने के बाद हमने जनरल का क्या किया है, प्लूरल किया है, यानी जनरल्स कर दिया है। तो ये सिंगुलर से क्या हो गया है, पूरा का पूरा वर्ड प्लूरल हो गया है। और आगे देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले वाले शब्द में जिनके लास्ट में वाई आता है, ठीक है ना, जिनके लास्ट में वाई आता है, तो उन वाई को हटा करके हम क्या करते हैं, IES जोड़ते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, और मैंने इसका अपवाद भी बताया था कि IES न जोड़ करके बल्कि यस जोड़ करके करते हैं। तो ये एटॉर्नी शब्द ऐसा है जिसमें हम IES वाई को हटाएंगे नहीं, बल्कि वाई के साथ साथ रखते हुए हम सिर्फ यस का जुड़ाव करेंगे। तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था नियम। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई खास दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए, यानी कुछ शब्द आपके ऐसे होंगे जिनका दोनों का प्लूरल करने से वो सिंगुलर से क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब आगे देखिए। अब कह रहा है कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो कि फुल या फ्यूयल, यानी ये सफिक्स है। ठीक है ना, सफिक्स है। तो सफिक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो किसी मुख्य शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं वो कहलाते हैं सफिक्स, और जो पहले जुड़ते हैं वो कहलाते हैं प्रीफिक्स। तो यहाँ पर फुल शब्द क्या है, वो क्या है, सफिक्स है। ठीक है ना, प्रत्यय है। बात समझ रहे हैं। तो जो अगर हम किसी मुख्य शब्द में प्रत्यय जोड़ रहे हैं
तो वो क्या हो जाएगा वहां पर उस शब्द का प्लूरल करने के लिए, यानी जिसमें हमने फुल प्रत्यय जोड़ा हुआ है, उस शब्द का प्लूरल करने के लिए हमको क्या करना होगा, यस जोड़ करके उसका प्लूरल करना होगा। यानी सिंगुलर से अगर उसको प्लूरल बनाना है तो जिसके लास्ट में फुल जुड़ा हुआ है उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ यस का जुड़ाव कर देंगे, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है हैंडफुल, तो हैंडफुल का हमने यस जोड़ा तो वो सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया। स्पूनफुल, हैंडफुल मतलब भरा हुआ हाथ, ठीक है ना, ठीक बात समझ रहे। स्पूनफुल मतलब पूरा चम्मच भर, ठीक है ना। तो स्पूनफुल में देखिए एफ यू एल फुल सफिक्स जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यस जोड़ करके इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यस जुड़ा हुआ है। उसी तरह से है माउथफुल, माउथफुल मतलब भरा हुआ मुंह, ठीक है ना, मतलब मुंह भर के जिसको आप कहते हैं, तो ये हो जाएगा माउथफुल से क्या हो जाएगा, माउथफुल्स हो जाएगा। आगे देखिए और भी है यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है ना, सॉरी माउथफुल है तो माउथफुल में क्या है कि माउथफुल्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे आएंगे, कुछ नाउन्स ऐसे आएंगे जिनके लास्ट में एफ यू एल फुल नामक सफिक्स जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यस का जुड़ाव करना होगा लास्ट में, तब वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए कुछ दोस्तों ऐसे हैं, कुछ शार्ट शब्द ऐसे होंगे, कुछ अक्षर ऐसे होंगे, या कुछ लेटर्स ऐसे होंगे, या कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनका हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। तो वो कैसे होता है वो अभी हम आपको बताते हैं आगे। थोड़ा सा फैन, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए तो जब हमें किसी लेटर का, किसी संक्षिप्त वर्ड का, ठीक है ना, किसी संक्षिप्त वर्ड का या किसी नंबर का प्लूरल करना होगा, तो उसका हम प्लूरल कैसे करेंगे, तो उसका प्लूरल हम करते हैं एपोस्ट्रॉफी लगा करके, ठीक है ना, एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने लगा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है बीए, ठीक है ना। तो अब इस बीए का प्लूरल करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये बीए से हम, बीए में ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त वर्ड है, ठीक है ना। तो संक्षिप्त वर्ड में लिखा, अगर इसको प्लूरल करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एपोस्ट्रॉफी यस का जुड़ाव करेंगे तो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है बीए, ठीक। आगे लिखा है यमए, यमए मास्टर ऑफ आर्ट, बीए हो जाएगा बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है ना। तो इसमें हम भी क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का जुड़ाव करेंगे तो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके इसको क्या किया गया है, सिंगुलर से प्लूरल किया गया है। उसी तरह से है एमएलए, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। एमएलए आप जैसे विधायक जानते हैं तो उसी विधायक को हम कहते हैं एमएलए, ठीक है ना। तो इस एमएलए का हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके सिंगुलर से क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। उसी तरह से है आई, आई का क्या हो जाएगा, आई, देखिए आई क्या है, लेटर है, अक्षर है। तो किसी अक्षर का जब हमें प्लूरल करना होता है तो हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं तो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। उसी तरह से है टी, मान लीजिए टी का प्लूरल करना है तो टी, यानी ढेर सारे टी हो जाएंगे, ढेर सारे आई हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर किसी शब्द का हमें करना होगा तो शब्द को हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्स, ठीक है ना। देखिए बट्स लिखा हुआ है एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके। किसी लेटर, किसी नंबर का करना है, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो लिखेंगे टूज, ठीक है ना। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, अभी जो अपडेटेड ग्रामर आया हुआ है तो उसमें ग्रामेरियन ने क्या किया है कि अब ये जो डॉट लिख करके लिखा गया है, जैसे बीए लिखा हुआ है तो अब इसको अगर हम बीए लिख देते हैं, यानी डॉट हटा देते हैं, या यमए लिखा हुआ है तो यमए कर देते हैं, डॉट हटा देते हैं, यमएलए लिखा हुआ है तो यमएलए कर देते हैं, तो ऐसे हम 60 जो फॉर्म होते हैं, 60 आपके वर्ड होंगे, उनका हम प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम सिर्फ यस जोड़ देंगे। जैसे बीए लिखा हुआ है बिना डॉट के तो इसको हम करेंगे बीएस, ठीक है, तब वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से यमए लिखा हुआ तो ये हो जाएगा यम एज, ठीक है, यमएलए की लिखा हुआ है यमएलए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो जब दोस्तों इसके बीच में डॉट नहीं लगा होगा तो हम एपोस्ट्रॉफी नहीं बल्कि सिर्फ यस का प्रयोग करके इसका सिंगुलर से क्या कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 को 5 से जोड़िए, है ना, तो आप कहेंगे ऐड 2 to 5, ठीक है ना, ऐड 2 to 5,
बात समझ रहे, यानी बाद वाले में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का जुड़ाव कर देंगे। अब कहेंगे अगर हम 5 से जोड़िए तो आप कहेंगे कि ऐड 5 to 2s, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे इसका प्लूरल। बात समझ रहे, आगे देखिए। अभी मैंने देखिए आपको बताया कि अगर MP MLA ये सब लिखा हुआ है, जो संक्षिप्त वर्ड होते हैं, तो अगर वो बिना डाट के लिखे हो गए हैं तो उनमें हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ एस लगा करके उनका हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में क्या आएगा, यूएम आता है, ठीक है ना। कुछ लैटिन भाषा के ऐसे वर्ड होंगे जिनके लास्ट में क्या आ जाता है, यूएम आ जाता है। तो ऐसे वर्ड्स का प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस यूएम को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम सिर्फ ए रख देते हैं, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है मोमेंडम, मोमेंडम, ठीक है ना। तो मोमेंडम में देखिए ये लैटिन भाषा का वर्ड है, तो इसके लास्ट में यूएम आया हुआ है। उसी तरह से है मोमेंटम, ठीक है ना। तो मोमेंटम में भी क्या आया हुआ है, लास्ट में यूएम आया है। यानी जिन शब्दों के अंत में यूएम लास्ट में आता है, ऐसे शब्दों का क्या करेंगे प्लूरल करने के लिए कि हम यूएम को क्या करेंगे, हटा देंगे और इसके स्थान पर किसका जुड़ाव करेंगे, ए का जुड़ाव कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मोमेंटम था तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटा हो जाएगा, है ना। मेमोरेंडम था तो मेमोरेंडा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से है डेटम, तो डेटम में यूएम आया है तो यूएम को हटाएंगे और इसके स्थान पर किसका जुड़ाव करेंगे, ए का जुड़ाव करेंगे, तो ये हो जाएगा डेटा, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए, आगे देखिए लिखा हुआ है क्रेमेचोरियम, ठीक है ना। क्रेमेचोरियम में यूएम आया हुआ है, तो अब इस यूएम को हटाएंगे और हम किसका जुड़ाव करेंगे, ए का जुड़ाव करेंगे, तो ये किससे सिंगुलर से किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से है यूएम यहाँ पर आया हुआ है कोरिजेंडम, ठीक है ना। कोरिजेंडम में हम यूएम हटाएंगे, ए का जुड़ाव करेंगे, तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से है एजेंडम, ठीक है ना। एजेंडम में यूएम आया हुआ है, इसका हम यूएम को हटाएंगे, ए का जुड़ाव करेंगे, तो एजेंडम से क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा। यानी अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ऐसे शब्द जिनके लास्ट में यूएम आएगा, उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूएम को हटा देंगे और उसके स्थान पर ए का जुड़ाव कर देंगे, तब हम सिंगुलर से उसको क्या किस में बदल देंगे, प्लूरल में, ठीक है ना। अब इसके उल्टा एक नियम है, ठीक है ना, कि कुछ शब्द आपके सामने ऐसे देखने को मिलेंगे कि जिनके लास्ट में यूएम तो आया होगा, लेकिन उनका हम प्लूरल यस जोड़ करके करेंगे, ठीक है। और कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनका हम दोनों जोड़ करके कर सकते हैं, यस जोड़कर भी कर सकते हैं और ए जोड़कर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं जिनमें यस जोड़ा जा सकता है या ए जोड़ा जा सकता है, ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि परंतु कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में यूएम तो आता है, फिर भी हम उनमें केवल यस जोड़ करके उनका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि जिनके लास्ट में यूएम आएगा उसमें हम यूएम को हटा देंगे और यूएम को हटाने के बाद उसमें हम यस जोड़ देंगे, सॉरी ए जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये नियम कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में यूएम तो आएगा, लेकिन फिर भी हम उनका जो प्लूरल है वो यस जोड़ करके नहीं बल्कि क्या, सॉरी ए जोड़ करके नहीं बल्कि क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ करके उनका प्लूरल बनाएंगे। तो जैसे लिखा हुआ है एल्बम, एल्बम में देखिए यूएम आया हुआ है। म्यूजियम, म्यूजियम में भी यूएम आया है। स्टेडियम में भी यूएम आया है ना। पेट्रोलियम में आया हुआ है, हारमोनियम में भी आया हुआ है ना। प्रीमियम में आया हुआ है, क्योरियम में आया हुआ है ना। फोरम में आया है, एजाइलम में आया है, नास्ट्रम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इन शब्दों के लास्ट में क्या आया हुआ है, यूएम आया है। लेकिन ऐसे इन शब्दों के, इनको सभी को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन शब्दों में हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए एल्बम में क्या हो जाएगा, हमने जोड़ा, यस जोड़ा, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एल्बम का एल्बम्स हो जाएगा, म्यूजियम का म्यूजियम्स हो जाएगा, स्टेडियम का स्टेडियम्स हो जाएगा, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स हो जाएगा, हारमोनियम का हारमोनियम्स हो जाएगा, प्रीमियम का प्रीमियम्स हो जाएगा, है ना। क्यूरियम का क्यूरियम्स हो जाएगा, फोरम का फोरम्स हो जाएगा,
एजाइलम का एजाइलम्स हो जाएगा और नास्ट्रम का नास्ट्रम्स हो जाएगा। यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में यूएम तो आया है, लेकिन यहाँ पर हम यूएम को हटाएंगे नहीं, बल्कि यूएम के साथ साथ हम यस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर से किस में बदल जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वहां पर आप नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। नहीं तो एप्लीकेशन पे आप जाएंगे या टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर के नाम पर, तो वहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ और भी है, यहाँ पे लिखा है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में भी यूएम आया है, तो वहां पर हम इसका यस जोड़ करके क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। उसी तरह से है डिकोरम, ठीक है ना, डिकोरम में हम यस जोड़ेंगे, डिकोरम्स हो जाएगा। पेंडुलम का पेंडुलम्स हो जाएगा। क्या है, जिम्नाजियम का हो जाएगा जिम्नाजियम्स। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको दोस्तों बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे आएंगे जिनका हम दोनों तरह से प्लूरल कर सकते हैं, यानी यूएम को हटा करके ए जोड़कर भी प्लूरल कर सकते हैं, और यूएम के साथ साथ अगर यस जोड़ेंगे तब भी उसका प्लूरल हम कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कि लिखा हुआ है नोट कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनके अंत में यूएम तो आता है, लेकिन क्या होगा, उनका हम प्लूरल यस जोड़ करके करेंगे अथवा ए जोड़ करके करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए लिखा है मीडियम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मीडियम। ठीक है, तो मीडियम में यूएम आया हुआ है। अब इस यूएम को अगर हटा देंगे तो हमें ए जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर यूएम को हटाएंगे नहीं तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम दोनों तरह से काम कर सकते हैं कि यूएम के साथ हम यस जोड़कर भी कर सकते हैं और यूएम को हटा करके हम ए जोड़कर भी इसका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो मीडियम का हो जाएगा मीडियम्स या मीडिया। ठीक है, उसी तरह से है डिक्टम, तो डिक्टम का हो जाएगा डिक्टम्स या डिक्टा, है ना। उसी तरह से कैरिकुलम, तो कैरिकुलम्स हो जाएगा या कैरिकुला हो जाएगा। उसी तरह से है मेमोरेंडम, ठीक है ना, तो मेमोरेंडम का मेमोरेंडम्स हो जाएगा या मेमोरेंडा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी यूएम को हटाएंगे तो ए जोड़ेंगे और यूएम को नहीं हटाएंगे तो यस जोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से है मिलेनियम्स। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, मिलेनियम्स में मिलेनिया हो जाएगा या तो मिलेनियम्स हो जाएगा। तो जिन शब्दों में हम यस जोड़ेंगे उनमें हमें यूएम को हटाने की आवश्यकता नहीं है, और जिनमें हम यस नहीं जोड़ेंगे ए जोड़ेंगे उसमें हम यूएम को हटा देंगे और वहां पर हम यस का जुड़ाव कर दे, सॉरी ए का जुड़ाव कर देंगे, तब वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रीक वर्ड हैं जिनके लास्ट में आईएस आता है, तो ऐसे नाउन का प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, आईएस को हटा करके हम उसकी जगह पे ईएस का जुड़ाव कर देते हैं, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है क्राइसिस, अब क्राइसिस में क्या आया हुआ है, लास्ट में आईएस आया हुआ है। ठीक है ना, आईएस नहीं, आईएस आया हुआ है। ठीक है ना, वो वाला आईएस नहीं जो आप समझ रहे होंगे, जिला अधिकारी वाला। ठीक है, तो देखिए लिखा है आईएस। ठीक, तो आईएस आया हुआ है, ये क्या है, कुछ ग्रीक वर्ड हैं जिनके लास्ट में आईएस आया है। अब इन नाउन्स का क्या करेंगे, हम प्लूरल बनाने के लिए आईएस को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, और आईएस को जब हम हटा देंगे तो हम जोड़ेंगे क्या, ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्राइसिस का क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है ना, बेसिस का क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ओएसिस का क्या हो जाएगा, ओएसिस हो जाएगा। एक्सिस का क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। एनालिसिस का क्या, सॉरी एनालिसिस का क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए और भी शब्द हैं आपके सामने। उस तरह से है हाइपोथेसिस। ठीक है ना, तो हाइपोथेसिस का आईएस हटाएंगे और हम जोड़ेंगे ईएस, तो हो जाएगा हाइपोथेसिस। उसी तरह से सिनाप्सिस में आईएस को हटाएंगे। ठीक है ना, आईएस को हटाएंगे तो सिनाप्सिस हो जाएगा। डायग्नोसिस में हम आईएस को हटाएंगे तो डायग्नोसिस हो जाएगा। मेटामार्फोसिस में आईएस को हटाएंगे तो मेटामार्फोसिस हो जाएगा। हिप्नोसिस है ना, हिप्नोसिस में हम आईएस को हटाएंगे तो हिप्नोसिस हो जाएगा। थेसिस में हम आईएस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, थेसिस हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनके लास्ट में आईएस आएगा, तो उन आईएस को हम हटा देंगे और आईएस के स्थान पर हम ईएस का जुड़ाव करेंगे, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप वीडियो को रोक करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
या तो आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। अब देखिए दोस्तों, अगला नियम कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे आएंगे जिनके लास्ट में ओ एम ओ एन आएगा, तो उनका हम प्लूरल कैसे करेंगे, ए जोड़ करके करेंगे। ठीक है, यानी ओ एन को हम हटा देंगे और जोड़ेंगे क्या, ए जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फेनामेना, सॉरी फेनामेनन लिखा हुआ है, तो इसके लास्ट में क्या आया है, ओ एन आया हुआ है। तो ओ एन को अब क्या करेंगे, हटाएंगे और इसके स्थान पर हम क्या जोड़ेंगे, ए का जोड़ेंगे, तो हम सिंगुलर से ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है फेनामेना, हमने जोड़ा क्या है, ओ एन को हटाया है और जोड़ा क्या है, ए जोड़ा है। और शायद वो चीज आपको ख्याल होगी जो मैंने आपको बताया था कि जब किसी शब्द में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसमें कुछ जोड़ा जाता है या कुछ हटाया जाता है, तो उसकी वजह से जो स्पेलिंग में परिवर्तन हो जाता है, वो स्पेलिंग जो गायब हो जाती है या जुड़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफिक्स करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ रूट वर्ड जो होता है, इसमें या तो हम सफिक्स जोड़ते हैं और या तो हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं, तो इनकी वजह से जो जुड़ने में जो परिवर्तन होता है सब इस रूट वर्ड के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनफिक्स। ठीक है दोस्तों, उनको हम कहते हैं इनफिक्स, बस समझ रहे। और ये सब किसके भाग होते हैं, अफिक्स के। ठीक है ना, ये अफिक्स के भाग होते हैं। ठीक, यानी अफिक्स दो तरह का होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। और प्रीफिक्स और सफिक्स कहाँ जुड़ते हैं, रूट वर्ड में, मुख्य शब्द में। और मुख्य शब्द में जो परिवर्तन होता है स्पेलिंग का, जो गायब हो जाता है या जुड़ जाता है शब्द, सॉरी अक्षर, वो अक्षर क्या कहलाता है, इनफिक्स कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये ओ एन गायब हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफिक्स होता है। ठीक है ना, तो ये तो बात की बात थी, वो मैंने पहले बता दिया था। तो यहाँ पर ये ओ एन क्या है, इनफिक्स हो जाएगा इसको, क्योंकि ये हट गया है और यहाँ पर जुड़ गया है क्या, ए, तो ये क्या है, यहाँ पर सफिक्स है। ठीक है ना, तो ये नामक सफिक्स जोड़ करके हमने इसका सिंगुलर से क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया है। आगे देखिए लिखा है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन में देखिए ओ एन आया हुआ है, अब ओ एन को क्या करेंगे, हम हटाएंगे। अब ओ एन को हटाएंगे तो हमें जोड़ना क्या है, ए जोड़ना है। ए क्या है, सफिक्स है। ठीक है ना, तो कुछ ग्रीक वर्ड ऐसे होंगे जिनके लास्ट में ओ एन आएगा, तो उनका हम प्लूरल कैसे करेंगे, ओ एन को हटाएंगे और ए का जुड़ाव कर देंगे, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनके लास्ट में ओ एन भी आएगा, फिर भी हम उनका प्लूरल ए जोड़ करके नहीं बल्कि यस जोड़ करके करेंगे। जैसे प्रोटॉन आपने देखा होगा, प्रोटॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन में हम क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं, तो प्रोटॉन्स हो जाएगा। उसी तरह से होता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा, ओ एन आएगा लास्ट में, लेकिन हाँ वो क्या हो जाएगा, यस जोड़ेंगे तो न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि परंतु कुछ ग्रीक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में क्या आता है, ओ एन आता है, परंतु फिर भी इनका प्लूरल हम यस जोड़ करके करते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में हम जोड़ेंगे क्या, यस जोड़ेंगे, तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में यस जोड़ेंगे तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। न्यूट्रॉन में यस जोड़ेंगे तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। डिमॉन में यस जोड़ेंगे तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। डिमॉन मतलब समझते क्या होता है, डिमॉन मतलब होता है राक्षस। ठीक है ना, ये होता है राक्षस। ठीक, तो दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी मेरे ख्याल से ठीक ठाक ढंग से। तो अब देखिए हमें पढ़ना है अब अगला टॉपिक, जिसको हम कहेंगे नाउन का जेंडर। ठीक है ना, तो जेंडर मतलब क्या होता है, जेंडर का मतलब होता है लिंग। ठीक है ना, यानी अभी तक हमने जो नाउन पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पांचों प्रकार के नाउन को हमने दो तरीके से जाना था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की तरह से। तो उन नाउन, ये पांचों प्रकार के नाउन्स का क्या होता है, एक जेंडर होता है, एक लिंग होती है, एक पहचान होती है। ठीक है ना, तो जेंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिंग। ठीक है ना, और लिंग मतलब क्या होता है, पहचान। ठीक है, लिंग मतलब क्या होता है, पहचान। ये समझने के लिए हम पहचान लिखते हैं, यानी आप किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का या किसी भी इंसान या पशु पक्षियों में नर और मादा का जो फर्क आप
चिन्हित करते हैं जिस आधार पर, उसी को हम कहते हैं लिंग। ठीक है ना। जैसे आप ध्यान अगर सोचें इस तरह से, तो हम किस आधार पर लिंग का निर्धारण करते हैं, या किस आधार पर हम पहचानते हैं ये स्त्री है ये पुरुष है। तो जाहिर सी बात है कि हम जननांग जो होते हैं, प्राणियों के जननांग जो होते हैं जिनसे हम मूत्र विसर्जन करते हैं, ठीक है, या संतानोत्पत्ति करने में उनका प्रयोग होता है, तो उसी को हम कहते हैं जेंडर, लिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब उसी को अगर एक प्रोफेशनल भाषा में यानी एक सभ्य भाषा में कहा जाए तो उसी को हम कह देते हैं पहचान। ठीक है ना। यानी आपके लिंग के आधार पर ही, ठीक है ना, जिससे आप मूत्र विसर्जन करते हैं या आप संतानोत्पत्ति में आप उसकी सहायता लेते हैं, तो वही आपकी क्या है, पहचान है। उसी से आपको पता चलता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। ठीक है। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो आप क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है ना। तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो लिंग क्या होता है, पहचान आपकी, उसी को हम कहते हैं पहचान। ठीक है ना। तो दोस्तों इंग्लिश भाषा में कुल 4 प्रकार के आपको जेंडर पढ़ने होंगे, यानी ऐसा शब्द जो किसी भी प्राणी के पुरुष अथवा स्त्री होने की जानकारी देता है वो कहलाता है जेंडर। और अगर दोनों भी नहीं है, ठीक है ना, तब भी वो जेंडर होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जो स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दर्शाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, कॉमन जेंडर हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, जेंडर की परिभाषा है, आप ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि जेंडर टेल्स अस वेदर ए नाउन बिलोंग्स टू द मेल सेक्स और फीमेल सेक्स और नाइदर आर टू नाइदर ऑफ द टू। ठीक है ना। यानी जेंडर वे शब्द होते हैं जो किसी भी प्राणी के मेल यानी पुरुष होने की अथवा स्त्री होने की जानकारी देते हैं, अथवा इनमें से दोनों नहीं होने की जानकारी देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जेंडर यानी लिंग कहलाते हैं। ठीक है ना। वे शब्द क्या कहलाएंगे, जेंडर यानी लिंग कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जेंडर कुल मिलाकर के इंग्लिश भाषा में 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। ठीक है ना। मैस्कुलिन जेंडर को हम कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों। फेमिनिन जेंडर को हम कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा कॉमन जेंडर, इसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ लिंग या उभयलिंग। ठीक है ना। और इसके बाद न्यूट्रल जेंडर जो आएगा उसको हम कहेंगे नपुंसक लिंग। बस समझे दोस्तों। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या करेगा कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी प्राणी के पुरुष वर्ग की जानकारी देता है, तो उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे पशुओं में हो, चाहे पक्षियों में हो, और चाहे वस्तुओं में हो। ठीक है ना। तो अगर वस्तुएं हैं तो वो न्यूट्रल होंगी, क्योंकि वो एक सब्सटेंस होती हैं, एक पदार्थ होते हैं, तो उनमें कोई संवेदना नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि उनमें ना तो संवेदना होती है, ना तो कोई मल त्यागने की, जैसे मूत्र विसर्जन की जो है वो क्षमता नहीं होती है, ना तो संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि लिंग का निर्धारण जो है वो लैंगिक आधार पर होता है, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, या तो संतानोत्पत्ति में करते हैं या तो मूत्र विसर्जन के रूप में करते हैं, तो वो होता है आपका लिंग। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जो मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति के यानी किसी भी इंसान के, किसी भी पशु के या किसी भी पक्षी के, है ना, किसी भी इंसान वर्ग के, किसी भी पशु वर्ग के या किसी भी पक्षी वर्ग के पुरुष वर्ग की जानकारी देता है, तो वो शब्द क्या कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे लिखा जाए कपिल। कपिल ये क्या है, जाहिर सी बात है, आप समाज, अपने गांव समाज में देखते होंगे कि कपिल किसी का नाम रखा जाता है, बोलिए, कपिल किसका नाम रखा जाता है, पुरुष का ज्यादातर नाम रखा जाता है ना। अब जबरदस्ती आप किसी स्त्री का नाम कपिल रख दें तो वो तो अलग बात हो जाएगी ना। कंट्राडिक्शन हर जगह होता है, मतभेद हर जगह होता है, एक्सेप्शन अपवाद हर जगह होता है। ठीक है ना। तो कपिल जो है ज्यादातर क्या है, पुरुषों का नाम रखा जाता है, तो क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। उसी तरह से है मैन। मैन मतलब आदमी। ठीक है ना। तो आदमी शब्द क्या दर्शाता है, पुरुष वर्ग को दर्शाता है, तो वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। लैंडलॉर्ड, है ना, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार।
ठीक है दोस्तों। तो लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, और लैंड लेडी कह देंगे तब क्या हो जाएगा, जमींदारन हो जाएगा, यानी लैंडलॉर्ड की पत्नी। ठीक है, तो वो जाएगा जमींदारन। तो ये स्त्री वर्ग को दर्शाने लगेगा लैंड लेडी। लेकिन लैंडलॉर्ड देखिए, लैंड मतलब जमीन और लॉर्ड मतलब मालिक। ठीक है ना, तो जमीन का जो मालिक होगा वो एक पुरुष होगा, और जमीन की जो मालकिन होगी वो स्त्री होगी। तो लैंड लेडी जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा, और लैंड लॉर्ड जो होगा वो पुल्लिंग होगा। उसी तरह से है किंग। ठीक है ना, तो किंग क्या है, राजा होता है, पुल्लिंग होता है। क्वीन क्या होती है, रानी होती है, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, बुल, बुल मतलब सांड, बैल। ठीक है ना, तो बुल मतलब सांड अथवा बैल, ये क्या दर्शाता है, पशुओं के, पशुओं के क्या दर्शाता है, पुरुष वर्ग को दर्शाता है। लायन पशुओं के पुरुष वर्ग को दर्शा रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो इंग्लिश भाषा में आपको 4 लिंग पढ़ने हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फेमिनिन जेंडर क्या होता है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग वो शब्द होता है जो किसी भी प्राणी के स्त्री होने की जानकारी देता है, चाहे वो पशुओं में हो, चाहे पक्षियों में है, और चाहे इंसानों में। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, जैसे लिखा हुआ है गायत्री। ठीक है, तो गायत्री किसका नाम रखा जाता है, एक महिला का नाम रखा जाता है। आप समाज में देख रहे होंगे, अपने आसपास देख रहे होंगे, अपने घर परिवार में देख रहे होंगे। तो गायत्री शब्द मान लीजिए अगर किसी का है तो वो किसको दर्शा रहा है, स्त्री को दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी तरह से है वुमन। ठीक है ना, वुमन शब्द क्या हो जाता है, वुमन मतलब होता है स्त्री, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। लैंड लेडी, ठीक है ना, लैंड लेडी क्या है, मालकिन जो होती है उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है ना, क्वीन यानी रानी जो होती है स्त्रीलिंग होती है। काऊ जो होती है गाय, वो स्त्रीलिंग होती है। पुरुष जो होता है वो सांड यानी बुल होता है। ठीक है ना, अब देखिए लाइनस लिखा हुआ है। लाइनस क्या मतलब होता है, शेरनी जो होती है उसको हम लाइनस कहते हैं। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी पशुओं, पक्षियों और इंसानों में जो स्त्री वर्ग की जानकारी देता है उसी को हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर, और जो पुरुष वर्ग की जानकारी देता है उसको कहते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर, और जो दोनों की जानकारी देता है उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर, और जो दोनों की नहीं जानकारी देता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, उभयलिंग, यानी ये स्त्री और पुरुष दोनों की जानकारी देगा, यानी ये कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। जैसे किसी पद का नाम अगर है तो वो क्या हो जाएगा, स्त्री अथवा पुरुष दोनों उस पद पर काम कर सकते हैं, यानी ऐसा पद जिस पर स्त्री अथवा पुरुष दोनों काम कर सकते हैं वो कहलाएगा कॉमन जेंडर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर। ठीक है, तो टीचर क्या हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है। ठीक है ना, मैंने आपको नाउन पढ़ाते हुए बताया था कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, टीचर। ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं, यानी पद अगर किसी का होगा, किसी का पद होगा, कोई पद जैसे मान लीजिए आप किसी पोस्ट पर पोस्टेड हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए कॉमन नाउन होता है, उस पर स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। ठीक है ना, यानी उस पद पर दोनों काम कर सकते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। तो जब वही हम लिंग का निर्धारण करेंगे उसी आधार पर, तो वो शब्द क्या दर्शाएगा, कॉमन जेंडर को दर्शाएगा। इसी तरह से टीचर जो है वो किसको दर्शा रहा है, स्त्री को भी दर्शा रहा है और पुरुष को भी दर्शा रहा है, क्योंकि टीचर के स्थान पर स्त्री और पुरुष दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से है बेबी। बेबी जो बच्चा होता है, ठीक है ना, बच्चा जो होता है वो क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। क्यों, क्योंकि बच्चा जब तक आप उसके लिंग का निर्धारण खुद से देख करके नहीं करेंगे तब तक आप उसको ना तो बॉय कह सकते हैं ना तो गर्ल कह सकते हैं। अगर आप बेबी कह रहे हैं, छोटा बच्चा कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसकी आपको पहचान है नहीं। ठीक है ना, तो अगर पहचान है नहीं, एक मासूम सा छोटा सा बच्चा है, तो वो किसकी श्रेणी में आता है, कॉमन जेंडर की, क्योंकि वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो बेबी शब्द क्या है, कॉमन जेंडर है। ठीक है, उसी तरह से पेरेंट, माता पिता, माता जी भी हैं पिताजी भी हैं, दोनों लोग हैं, तो स्त्री पुरुष हो गया, दोनों लोगों के साथ स्त्री पुरुष। ठीक है ना, वर्कर, अब काम करने वाला स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती है, सॉरी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। ठीक है, सॉरी दोस्तों बोलने में थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग है ना, जीभ का जो है। आगे बढ़े, आगे देखिए लिखा है इन्फेंट। ठीक है ना, आपने इन्फेंट्री सुना है, इन्फेंट्री मतलब क्या होती है, पैदल सेना। ठीक है ना, तो इन्फेंट मतलब होता है राही। ठीक है ना, पैदल मतलब जो चलने वाला होता है उसको हम कहेंगे राही। तो वो कोई भी हो सकता है, स्त्री भी अथवा पुरुष दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए लिखा है कुक। कुक
अब खाना बनाने वाला पुरुष भी होता है, स्त्री भी होती है, दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से कजिन, चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो दोनों के लिए हम क्या करते हैं, कजिन शब्द प्रयोग करते हैं। आगे देखिए लिखा है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या हो सकता है, स्त्री भी होता है, पुरुष भी होती है, यानी लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। पर्सन, एक व्यक्ति जो है वो पुरुष भी होता है, स्त्री भी होती है, ठीक है ना। ह्यूमन, मानव, ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति, मानव जाति में पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। और इस दुनिया में जितनी भी असंवेदनशील, असंवेदनशील का मतलब निर्जीव चीजें, नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है ना। नॉन लिविंग बीइंग का मतलब जितनी भी इस दुनिया में निर्जीव चीजें हैं वो सब किसकी श्रेणी में आती हैं, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आती हैं। यानी जो मैस्कुलिन जेंडर होगा और फेमिनिन जेंडर, ये जाहिर सी बात है कि ये प्राणियों का नाम होगा, तो ये जीवित होंगे, सजीव होंगे। कॉमन जेंडर दोनों है तो ये भी सजीव होगा, लेकिन न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो हमेशा निर्जीव होता है, ठीक है ना। तो अगर ये निर्जीवों का नाम है तो ये क्या होंगे, या तो पदार्थ होंगे, सब्सटेंस होंगे, मटेरियल नाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया, आगे हम आगे इसको दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल के रूप में। देखिए ध्यान से लिखा है कि नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज नाइदर मेल और नॉर फीमेल, ना तो स्त्री अथवा एक ऐसा नाउन जो क्या दर्शाता है, ना तो किसी स्त्री को ना ही किसी पुरुष को दर्शाता है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली नाउन्स रिफरिंग टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर इन न्यूट्रल जेंडर। तो जो निर्जीव चीजें होती है, लाइफलेस मतलब जिसमें प्राण नहीं होता है, तो वो सब क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आते हैं। जैसे लिखा जाए कि टेबल, जैसे लिखा जाए टेबल, ठीक है ना। तो टेबल क्या है, एक पदार्थ है, लकड़ियों से बना हुआ क्या है, एक ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, ठीक है ना। तो टेबल क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि इसमें प्राण तो है नहीं, प्राण होता तो ये कहीं भी उठ के जा सकता था अपने से, ठीक है ना। तो टेबल में प्राण नहीं होता है, हम अपने आपके यूज के लिए उसको करते हैं प्रयोग में, तो ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। यानी मानव जाति या कोई भी प्राणी जिस भी पदार्थ को अपने दैनिक जीवन के लिए प्रयोग कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें क्या है, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आएंगी। जैसे पेन है, ठीक है, ये पेन क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। इसका ये अपने से तो काम कर नहीं रहा है, जब मैं इसको उठा करके लिख रहा हूँ तब वो काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट है, ठीक है ना, हाउस है, शर्ट है, बुक है, ये सब सारी चीजें क्या है, हमारे दैनिक जीवन में आने वाली क्या है, प्रयोग में, दैनिक हमारे दैनिक जीवन यानी डेली की डेली प्रयोग में आने वाली क्या है, चीजें हैं। तो ये सब क्या है, पदार्थ हैं, मैटर है, सब्सटेंस है, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ अपवाद भी हैं यहाँ पर कि जो न्यूट्रल जेंडर होते हुए भी पुरुष अथवा स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं जरा हम देखते हैं। जैसे देखा जाए कि जहाज जो होती है, पानी वाली जहाज का नाम आपने सुना है, पानी वाली जहाज जो होती है, तो हम उसके लिए देखिए ती प्रयोग करते हैं, होती है, होता नहीं, ठीक है ना, होती है, उसको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। जबकि वो क्या है, निर्जीव है, उसमें प्राण तो होता नहीं है, वो मानव द्वारा निर्मित है ना। तो मानव द्वारा निर्मित है ना, तो उसमें संवेदना है ना ही प्राण है, फिर भी वो कैसे रिएक्ट करती है, एक इंसानों की तरह से रिएक्ट करती है। जैसे तैरना एक इंसान को आता है, जहाज को भी आता है, ठीक है ना। सामान आप ढो सकते हैं, जहाज भी ढो सकती है, ठीक है ना। तो जो पानी वाली जहाज होती है उसको हम क्या करते हैं, अपवाद में रखते हैं, ठीक है ना। बात समझ गए। तो देखिए लिखा हुआ है कि शिप्स आर नॉर्मली कंसिडर्ड फेमिनिन जेंडर, ठीक है ना। यानी स्त्रीलिंग, यानी जो जहाज होती है, पानी वाली जहाज जो होती है शिप, उसको हम किसकी तरह से देखते हैं, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है ना। कभी भी उसको आप वस्तु की तरह से नहीं देखिएगा। और इसके लिए जो हम प्रोनाउन प्रयोग करते हैं वो हर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि पुरुष के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, फेमिनिन जेंडर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, और कॉमन जेंडर के लिए क्या प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर में क्या प्रयोग करेंगे, प्लूरल में क्या प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव केस में क्या प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में क्या प्रयोग करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको टेबल के रूप में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए लिखा है क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ क्या है, एक शिप का नाम है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं ये तो किसी रानी का पर्सनल नाम है ना। आप ब्रिटेन की रानी के पास चले जाएंगे नाम लेकर के, लेकिन ये क्या है, एक शिप का नाम है। तो लिखा है कि क्वीन एलिजाबेथ कैप्साइड ऑन हर मेडन वोयेज, ठीक है ना।
यानी अपने पहले ही समुद्री यात्रा में ये क्या गई, पलटी मार गई, डूब गई, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए क्वीन एलिजाबेथ जो है वो किसकी तरह से यूज हो रही है, एक आप फीमेल की तरह से यूज हो रही है। तो यहाँ पर इसके साथ इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है, प्रोनाउन प्रयोग किया गया है हर, ठीक है ना। और जिसके लिए हर प्रयोग किया जाता है वो जाहिर सी बात है स्त्रीलिंग होता है। अगर हिम प्रयोग किया जाएगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है कि अगर कोई कंट्री है, ठीक है ना, कंट्री व्हेन रिफर्स टू बाय ए नेम्स, ठीक है ना, टू बाय नेम्स। तो अगर कोई देश का नाम है, ठीक है ना, अगर किसी देश का नाम है तो वो क्या हो जाएगा हमेशा स्त्रीलिंग में। जैसे लिखा जाए कि इंडिया इज प्राउड ऑफ हर कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है ना। तो इंडिया जो शब्द है ना, इंडिया देश होता है। आप सोचेंगे कि अरे ये, लेकिन इंडिया देश के बारे में तो बात की जा रही है, लेकिन इंडिया देश के कल्चर के बारे में बात हो रही है, हेरिटेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, पुरातत्व के बारे में बात हो रही है, उसकी संस्कृति के बारे में बात हो रही है। तो जब किसी देश की किसी चीजों के बारे में बात होगी तो उस देश की चीजों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, उस देश के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है कि अमेरिका हैज बीन एबल टू इम्प्रूव हर इकोनॉमिकल कंडीशन सिंस सी बिकम फ्री, ठीक है ना। देखिए हर प्रयोग किया गया है और सी प्रयोग किया गया है, हर और सी ये फेमिनिन जेंडर का क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर अमेरिका जो है देश का नाम होते हुए भी, है ना, किसकी तरह से प्रयोग किया जा रहा है, फेमिनिन जेंडर की तरह से प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। बात समझ आए दोस्तों। तो किसी देश का अगर नाम है, किसी देश का अगर नाम है और किस किस कंडीशन में है कि कंट्री व्हेन रेफर टू बाय नेम, अगर किसी देश का नाम जो है उस देश, अगर किसी देश का नाम है ना, तो वो नाम क्या हो जाएगा, हमेशा स्त्रीलिंग की तरह से देखा जाएगा, पुल्लिंग की तरह से नहीं। जैसे इंडिया होता है ऐसा नहीं कहेंगे आप, ठीक है ना। इंडिया की चीजें होती हैं, अमेरिका की चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपवाद में इसको देख रहे हैं कि कुछ नाउन जो आपको लगेंगे कि वो साहब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर में है, लेकिन वो किस में होंगे, फेमिनिन जेंडर में होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। तो इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे शिप है, किसी देश का नाम है, ठीक है ना, वो सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए न्यूट्रल जेंडर के बारे में बात की जा रही है। लिखा है कि सम पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड केयरफुली, यानी आपको कुछ चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और क्या ध्यान देना चाहिए कि न्यूट्रल जेंडर इज अप्लाइड टू द नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स, ठीक है ना। न्यूट्रल जेंडर इज अप्लाइड टू द नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स, सो जनरली मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए मटेरियल नाउन जो होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, न्यूट्रल जेंडर। जैसे आप अपनी फीलिंग जो है उसको आप पुल्लिंग नहीं कर सकते, स्त्रीलिंग नहीं कर सकते, ठीक है, या कॉमन जेंडर आप उसको नहीं कर सकते। तो आपकी फीलिंग, आपकी क्वालिटी, आपका एक्शन, आपकी स्टेट, है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, नपुंसक लिंग में आती है, ठीक है ना। और मटेरियल नाउन मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई पदार्थ है तो वो न्यूट्रल जेंडर में आता है क्योंकि वो लाइफलेस है, और जो लाइफलेस है वो न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आएगा क्योंकि वो खुद से तो अपना काम कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है ना। और खुद से जो अपना काम करेंगे वो या तो स्त्री होंगे, या तो पुरुष होंगे, या तो दोनों होंगे, ठीक। तो देखिए ध्यान से लिखा है ए ट्री हैज इट्स ओन ब्यूटी, यानी एक पेड़ के पास अपनी खुद की क्या होती है, खूबसूरती होती है। तो यहाँ पर पेड़ शब्द क्या है, एक सब्सटेंस, पदार्थ है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है, इट शब्द प्रयोग किया गया है। ये क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर का होता है, ये न्यूट्रल जेंडर का क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, इट अथवा इट्स प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है कि ब्यूटी, अब ब्यूटी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ब्यूटी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या प्रयोग करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें भाववाचक संज्ञा अथवा मटेरियल नाउन के साथ, पदार्थवाचक संज्ञा के साथ हमें क्या लगाना होता है, न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन लगाना होता है। और न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन क्या होता है, इट अथवा इट्स होता है, ठीक है ना। जब रिफ्लेक्सिव केस या पॉजेसिव केस में जाएंगे तो वहां पर इट सेल्फ दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों,
अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है कि कलेक्टिव नाउन इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग आर कंसीडर्ड ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। ठीक है ना, यानी जो कलेक्टिव नाउन होंगे, ठीक है, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो यद्यपि क्या दर्शाते हैं, सजीवों को तो दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम कैसे लेते हैं, न्यूट्रल जेंडर की तरह से लेते हैं, नपुंसक लिंग की तरह से लेते हैं। तो देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि द आर्मी। अब आर्मी क्या है साहब, मैंने आपको बताया था कि आर्मी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जो होता है उसको हम किस तरह से ले रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर की तरह से ले रहे हैं। तो लिखा है कि आर्मी इज डिनोटिंग इट्स। अब देखिए प्रयोग किया किया गया है प्रोनाउन, इसके लिए न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, इट का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो आर्मी जो है, आर्मी में सजीव लोग होंगे, पुरुष होंगे, ढेर सारी बटालियन के लोग होंगे, तो उसको हम आर्मी कहेंगे। जल सेना, वायुसेना, थल सेना में लोग सजीव काम करते हैं, तो उसको हम आर्मी जो होगा उसको हम सजीव होते हुए भी वो कैसे यूज हो रही है, न्यूट्रल जेंडर की तरह से प्रयोग हो रही है, नपुंसक लिंग की तरह से प्रयोग हुई है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, प्रोनाउन जो प्रयोग कर रहे हैं वो न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखिए लिखा है कि कमिटी में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। ठीक है ना, कमेटी शब्द इसकी स्पेलिंग आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपके स्पेलिंग करेक्शन में, है ना, ग्रामर में। तो कमेटी के लिए देखिए प्रयोग किया गया है, इट प्रयोग किया गया है, और इट क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन होता है। तो कमेटी यहाँ पर क्या किस तरह से प्रयोग की जा रही है, एक लाइफलेस थिंग की तरह से प्रयोग की जा रही है, निर्जीव की तरह से प्रयोग की जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन सजीव होते हुए भी अगर वो किसकी तरह से कंसीडर किया जा रहा है, न्यूट्रल जेंडर की तरह से, तो उसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, किसका, न्यूट्रल जेंडर का। ठीक है ना, यानी कलेक्टिव नाउन जो कि सजीव माना जा सकता है, लेकिन उसको हम क्या मान रहे हैं, न्यूट्रल जेंडर मान रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, नपुंसक लिंग मान रहे हैं। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, लिखा है कि यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, यंग चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे जो होंगे उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में रखते हैं, या किसी कम इज्जत वाले जानवर को, जैसे गधा है, ठीक है ना, लिखा हुआ है डंकी, जैसे बेबी है, छोटा बच्चा है, या गधा है, ठीक है ना, जो अपने से खुद का काम अभी कुछ नहीं करता है, तो उसको हम किस में रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, ना तो खुद से खाता है ना, उसको खिलाना पड़ता है, ना तो वो अपने नित्य क्रियाएं जो है ना, जैसे बाथरूम वगैरह वो खुद से साफ नहीं कर सकता है, वो अपने डायपर में कर देता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, तो वो अपने से खुद नहीं कर सकता है, तो उसको अभी हम न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। कम इज्जत वाले जानवरों को कम इज्जत किसकी होती है, गधे की होती है, तो कम इज्जत वाले जानवरों को हम किस में रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन वी पर्सनलिफाई लाइफलेस ऑब्जेक्ट दे आर रिगार्डेड एज मेल और फीमेल, यानी कुछ कभी कभी जो न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आने वाली चीजें हैं, लाइफलेस थिंग्स, ठीक है ना, लाइफलेस थिंग्स मतलब जो निर्जीव चीजें हैं वो कभी कभी सजीवों की तरह से बिहेव करती हैं, तो उनको हम पुरुष अथवा स्त्रीलिंग में रखते हैं। तो फेमिनिन जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर में इनको हम रखेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों अभी आज का टाइम जो है समाप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्हेन वी पर्सनिफाई लाइफलेस ऑब्जेक्ट दे आर रिगार्डेड एज मेल और फीमेल, तो कुछ निर्जीव चीजें जो कभी कभी क्या करती हैं, सजीवों की तरह से, मेल अथवा फीमेल की तरह से बिहेव करती हैं, तो उनके बारे में हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।